पकड़ना है, तीसरी लहर को आने नहीं देना है। और बड़ी खबर के साथ सबसे पहले शुरुआत करेंगे। बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां पर गिरफ्तार संदिग्ध आतंकियों से जुड़ी ये बड़ी खबर। एटीएस ने लखनऊ से एक और आदमी को पकड़ा है। न्यूज़ 18 के अजीत सिंह की खबर है कि आरोपियों से पूछताछ के बाद इस आदमी को पकड़ा गया और यह बताया जा रहा है कि शकील नाम का यह आदमी ई रिक्शा चलाता है, जिसे बुद्धा पार्क से पकड़ा गया है। तो संदिग्ध आतंकी मुशीर से दरअसल पूछताछ हुई और उसके बाद ही अब ये कार्रवाई हो रही है। साथ ही साथ आपको ये भी जानकारी दे दें कि एटीएस की टीम जो है वो इन्हीं संदिग्धों को लेकर कानपुर भी पहुंचने वाली है, क्योंकि यहीं से बताया जा रहा है मोबाइल फोन खरीदा गया था, यहीं से बताया जा रहा है पिस्तौल खरीदी गई थी। तो और कौन लोग इनके साथ जुड़े हुए थे, इसी की जांच के लिए लगातार पूछताछ हो रही है, कार्रवाई हो रही है। एक और शख्स गिरफ्तार हुआ है। अजीत हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अजीत, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए बिल्कुल अर्पिता, इस वक्त की बड़ी खबर बता दें अपने न्यूज़ 18 के दर्शकों को कि एटीएस ने दो पकड़े गए महनाज और मुसीर, दो अलकायदा के आतंकियों से पूछताछ के बाद लखनऊ के जनता नगर कॉलोनी के रहने वाले शकील नाम के ई रिक्शा चालक को उठाया है। क्योंकि एटीएस की पूछताछ में आया था कि ई रिक्शा की बैटरी के माध्यम से या ई रिक्शा के माध्यम से और प्रेशर कुकर बम के माध्यम से ये लोग यूपी के अलग अलग इलाकों में विस्फोट करने वाले थे। आज सुबह बुद्धा पार्क से शकील को एटीएस की टीम ने उठाया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। और इसके साथ ही एटीएस महनाज और मुसीर को लेकर कानपुर भी जाएगी, जहां एक मदरसा ले जाएगी। इसके अलावा जो चमनगंज है वहां पर ले जाकर पूछताछ करेगी, क्योंकि दिल्ली की जो स्पेशल सेल है वो भी पूछताछ कर रही है, केंद्रीय एजेंसियां भी पूछताछ कर रही है। और जो कश्मीर का तौहीद का जो कनेक्शन सामने आया है, जो दो कमांडर लखनऊ आने वाले थे, उन सब को लेकर पूछताछ यूपी एटीएस कर रही है और एक बड़े नेक्सस का खुलासा कर रही है। आखिर उमर हलमंडी जो संभल का है, जो सैयद अख्तर का नाम है जिसका, वो कैसे इनको हैंडल कर रहा था, कैसे वीडियो कॉल के जरिए इनसे बात हो रही थी, चैटिंग कैसे हो रही थी और टेलीग्राम का इस्तेमाल ये कर रहे थे। क्योंकि 5 साल सऊदी अरब में रहे, अलकायदा से इन्होंने ट्रेनिंग ली, मानव बम से लेकर प्रेशर कुकर बम। क्योंकि मुसीर जिससे पूछताछ हुई है, जिसने शकील का नाम लिया है, वो प्रेशर कुकर बम बनाने का एक्सपर्ट माना जाता है, कहा जाता है उसने प्रेशर कुकर बम बनाने की ट्रेनिंग ली। क्योंकि हमने पहले भी ये कहा था अर्पिता कि डू इट योरसेल्फ, यानी खुद बनाना है और खुद विस्फोट करना है। तो ये बहुत ही खतरनाक मॉड्यूल है अलकायदा जैसे खतरनाक आतंकी संगठन का। तो ये देखना होगा कि एटीएस जब कानपुर ले जाएगी इनको, जो दिल्ली की स्पेशल सेल पूछताछ कर रही है, उसके बाद और इसमें कई बड़े खुलासे होने वाले हैं और कई बड़े चेहरे सामने आने वाले हैं। अर्पिता बिल्कुल, और देखिए अब एक टीम जो है अजीत, वो कानपुर भी पहुंचने वाली है। जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। पहले भी 6 लोग हिरासत में लिए गए थे, उनसे क्या पूछताछ हुई है और अभी तक क्या सामने आया है? देखिए ये संख्या बढ़ चुकी है अर्पिता, 6 नहीं बल्कि दर्जन भर से अधिक लोगों को यूपी एटीएस और एसटीएफ ने उठाया, उनसे पूछताछ की जा रही है अलग अलग जगहों में। वो चाहे कानपुर की बात हो, चाहे लखनऊ की बात हो या संभल के इलाके की बात हो, हर जगह एटीएफ ने पूछताछ की है। जो संदिग्धों को उठाया गया उनसे कई सारे सुराग भी हुए हैं, आमने सामने बिठाकर पूछताछ हुई है। और एटीएफ जानती है कि क्योंकि बहुत बड़ा नेक्सस था इनसे, अयोध्या काशी के नक्शे बरामद हुए थे, इनके पास से प्रेशर कुकर बम बरामद हुआ था, विदेशी पिस्टल बरामद हुआ था। इसको लेकर एटीएस गहनता से जांच कर रही है, क्योंकि सरकार की तरफ से भी ये कहा गया है कि बहुत बड़ी हमले की साजिश थी। 15 अगस्त के आसपास, जो है बकरीद के आसपास बड़े इलाके को टारगेट करना चाहते थे। अगर बात करें लखनऊ की तो यहाँ अमीनाबाद और जो हनुमान सेतु मंदिर है वो टारगेट पर था, अयोध्या काशी मथुरा टारगेट पर था। तो इन सब को लेकर एटीएस अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है और जो दर्जन भर लोगों को जो एटीएस ने पकड़ा उनसे अलग अलग बिंदु पर बात कर रही है, अलग अलग बिंदु पर जांच कर रही है। और एक एक तारूसी पूछताछ में अर्पिता जो कश्मीर का कनेक्शन सामने आया, जो तौहीद नाम के व्यक्ति से बात हुई जिसने पैसा ट्रांसफर किया, और जो 2 लोग लखनऊ कमांडर जो आने वाले थे अलकायदा के, वो क्या करने वाले थे, कानपुर में पिस्टल जिससे खरीदी, वहां छापेमारी चल रही है और वहीं लेके जाएगी एटीएस। ठीक है, आप रहिए जरा साथ। एक और बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से ही। लखनऊ में पकड़े गए 2 संदिग्ध आतंकी मिन्हाज और मसीरुद्दीन को आज एटीएस की टीम कानपुर लेकर जाएगी। न्यूज़ 18 के अजीत सिंह की ही खबर है कि कानपुर में एटीएस की टीम मदरसा कॉलेज, बेगमगंज भी ले जा सकती है उनको। जानकारी ये भी कि संदिग्ध आतंकियों में एक मिन्हाज के कानपुर के चमनगंज से एक आदमी से पिस्तौल उसने खरीदी थी। इसके अलावा कश्मीर के रहने वाले तौहीद के बैंक खाते में मिन्हाज ने रकम भी भेजी थी। इसके अलावा टेलीग्राम ऐप पर कश्मीर के मूसा और तौहीद से भी जुड़ा था। एटीएस आरोपियों को विस्फोटक खरीदने वाले स्थानों पर भी ले जाएगी ताकि पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश हो सके। मिन्हाज और मसीरुद्दीन को 11 जुलाई को लखनऊ के काकोरी से गिरफ्तार किया गया था और अभी दोनों आरोपी 14 दिन की एटीएस के रिमांड पर। अजीत, ये टीम एटीएस की कब कानपुर पहुंचने वाली है और किस तरीके से जांच अब आगे बढ़ रही है?
देखिए बिल्कुल अर्पिता, चूंकि दिल्ली स्पेशल सेल की टीम भी पहुंच चुकी है, केंद्रीय एजेंसियां पहुंच चुकी है, उनसे पूछताछ कर रहे हैं और ये पूछताछ के बाद एटीएस उन्हें ले जाएगी। और ये अभी वक्त नहीं मुकर्रर है क्योंकि एटीएस बहुत ही गोपनीय तरीके से पूरे ऑपरेशन को चला रही है। जो पूछताछ कर रही है, जो वो लेके निकलती है तो गोपनीय तरीके से निकलती है, जिसका अंदाजा नहीं लग पाता। तो वो उन्हें चमनगंज ले जाया जाएगा, जहां कानपुर में उनसे पूछताछ की जाएगी। कानपुर के लगभग 5 से 6 स्थान एटीएस ने चिन्हित किए हैं अर्पिता, जहां पर इन दोनों आतंकियों को ले जाएगा, विशेष तौर पे मुसीर और महनाज को, और उनसे पूछताछ की जाएगी। जो तीसरा सहयोगी पकड़ा गया उसको भी हम कुछ कह नहीं सकते कि वो क्या है, उसके क्या लिंक से। शकील, उससे भी कहा जा रहा है कि कुछ पूछताछ एटीएस करेगी। और मुसीर की पूछताछ में ये पता चला है कि शकील भी उसका सहयोगी था और वो ई रिक्शा चलाता है। तो क्या एक बड़ा प्लान था इनके पास, बड़ा मास्टर प्लान था। तो इन सब को लेकर एटीएस काम कर रही है और किसी भी वक्त कानपुर जा सकती है। ठीक है, अब रही जरा सा देखिए, लखनऊ की काकोरी से गिरफ्तार 2 संदिग्ध आतंकियों के मामले में एक और बड़ी खबर आ रही है। न्यूज़ 18 की अजीत सिंह की खबर है कि दोनों आरोपियों को 15 अगस्त को अयोध्या, काशी और यूपी के कई धार्मिक शहरों को दलाने की साजिश के तहत ही पकड़ा गया। पूछताछ के दौरान ये पता चला कि अलकायदा ने बकरीद से पहले धमाकों की ये साजिश रची थी और इनके निशाने पर भीड़ भाड़ वाले इलाके थे। जानकारी ये भी कि इसके लिए कश्मीर से 2 आतंकी कमांडरों को भी आना था। लखनऊ का अमीनाबाद बाजार और हनुमान सेतु भी इनके निशाने पर थे। पूछताछ में पता चला कि इन दोनों जगहों पर प्रेशर कुकर धमाके करने की इनकी साजिश थी। आरोप है कि दोनों संदिग्ध आतंकी कश्मीर के तौकीद और मूसा के इशारे पर बम बना रहे थे और इसके लिए कानपुर और लखनऊ से बारूद और हथियार भी जुटाए गए थे। ये भी बताया जा रहा है कि इस साजिश में कानपुर के कुछ संदिग्ध भी शामिल हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। अजीत, यानी देखिए एक के बाद एक कड़ियां जुड़नी शुरू हो गई हैं। फिलहाल जांच किस दिशा में आगे बढ़ी है? क्या जब कानपुर पहुंचेगी एटीएस तो कुछ और लोगों की गिरफ्तारी भी जाहिर तौर पर मुमकिन ही होगी? देखिए बिल्कुल, कानपुर से इसके पहले भी एटीएस ने 2 संदिग्धों को उठाया था, उनसे पूछताछ की जा रही है और उसी में ये चमनगंज का और मदरसे का जो एंगल है वो सामने आया है। तो अभी कानपुर को बिल्कुल टारगेट किया, जो कानपुर का विशेष तौर से जो चमनगंज का जो दक्षिणी कानपुर है उसको ये लोग जानबूझकर टारगेट करते थे। और पहले भी जब भी कोई आतंकी वारदात हुई है तो कानपुर का कनेक्शन सामने आया। इसके ऊपर पहले अल हस्पा वहां मारा भी गया था एनकाउंटर में। तो कहीं ना कहीं एटीएस को बड़ी कामयाबी मिली है। कानपुर से अब तक आधा दर्जन से अधिक लोगों को एटीएस ने हिरासत में लेकर पूछताछ किया, कुछ को छोड़ा है, कुछ को अभी भी अपने पास पूछताछ के लिए रखा है। तो ये जांच इसी दिशा में बढ़ रही कि आखिर ये सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, देश को दहलाने की कोशिश कर रहे थे और इनका बहुत ही खतरनाक मंसूबा था। तो ये कैसे पाकिस्तान में बैठकर कोई आदमी ने हैंडल कर रहा, अफगानिस्तान में बैठकर कैसे हैंडल कर रहा, और ये अलकायदा जैसे संगठन से जुड़े हैं जो दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकी संगठन माना जाता है। तो अब एटीएस उसी दिशा में काम करे कि इसके तह तक जाएं, इसके पीछे कौन कौन से लोग थे, क्योंकि धार्मिक स्थलों के साथ साथ उत्तर प्रदेश और देश के कई बड़े राजनेता भी इनके निशाने पर थे। ठीक, आप रहिए जरा साथ। इस बीच देखिए, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और एनआईए की टीम भी लखनऊ पहुंच गई है। स्पेशल सेल और एनआईए की टीम भी गिरफ्तार किए गए दोनों जो संदिग्ध आतंकी हैं उनसे पूछताछ करेगी। दोनों आरोपी अभी एटीएस के रिमांड पर हैं। दोनों आरोपियों को लखनऊ के काकोरी से 11 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था और एटीएस के मुताबिक दोनों के पास से प्रेशर कुकर बम, टाइम बम और हथियार मिले थे। अजीत, यानी देखिए कानपुर से ये कनेक्शन काफी सामने आ रहा है। मोबाइल फोन भी वहीं से लिए गए, हथियार वहीं से लिए गए, बारूद वहीं से लिए गए। क्या ऐसी जगहों पर भी जब आज एटीएस की टीम पहुंचेगी तो छापेमारी होगी? देखिए बिल्कुल, कानपुर में लगातार एटीएस की छापेमारी चल भी रही है। एटीएस की कई टीमें काम भी कर रही हैं, लेकिन जब मुसीर और महनाज को लेकर जाएंगे तो जो चिन्हित स्थान है, इनकी जो निशानदेही है, चमनगंज में गए थे, किससे मिले थे, किस आदमी से पिस्तौल खरीदा, कहां से बारूद लिया, कहां से मोबाइल फोन लिया, इन सब की जांच जो है एटीएस कर रही है। और बहुत सारे सुराग एटीएस को पहले से ही हाथ लग चुके हैं और इनसे पूछताछ, जब सख्ती से पूछताछ की गई तो और बहुत सारी बातें इन्होंने कबूल किया। उस कबूलनामे के आधार पर इनको मौके पर ले जाया जाएगा। इसीलिए 14 दिन की जो रिमांड मांगी थी एटीएस ने, उसे अदालत ने कल मंजूर कर दी थी। अगले 13 से 14 दिन ये एटीएस के पास रहेंगे और इन्हें कश्मीर से लेकर कानपुर, जहां जहां इनके कनेक्शन है, संभल, सब जगह इनको ले जाया जाएगा और पूछताछ के आधार पर, निशानदेही के आधार पर ये छापेमारी अगले 14 दिन तक चलती रहेगी, जब तक इनकी रिमांड एटीएस के पास है। अर्पिता, बिल्कुल, तो देखिए 14 दिन की रिमांड पर लिया गया है और लगातार पूछताछ का सिलसिला जो है वो चल रहा है और इसी को लेकर एटीएस की टीम जो है वो कानपुर पहुंचने वाली है, अलग अलग जगहों पर जाएगी। छापेमारी पहले भी चल रही है, उन लोगों को अब पकड़ना बाकी है जिन्होंने हथियार सप्लाई कराए थे, जिन्होंने बारूद सप्लाई की थी या जिन्होंने मोबाइल सप्लाई कराया था। अजीत, आप रहिए जरा साथ। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर के पुलवामा से, जहां सुरक्षा बल
और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बल ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। मारे गए आतंकियों में एक लश्कर ए तैयबा का कमांडर एजाज भी शामिल था। सुरक्षा बल ने आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए। साथ ही पूरे इलाके में अभी सर्च ऑपरेशन जारी है। आम लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पूरे इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया है और लोगों से घरों में रहने की ही अपील की गई है। तो फिलहाल जो जानकारी मिल रही है, कुछ आतंकियों के छिपे होने की खबर सुरक्षा बल को हाथ लगी और उसके बाद पूरे इलाके को घेरा गया है। फिलहाल आतंकियों से ये मुठभेड़ चल रही है, सर्च ऑपरेशन भी चल रहा है कि कुछ और आतंकी इलाके में ना हो और पूरे शहर में कर्फ्यू भी लगाया गया है लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर। कल इवनिंग में श्रीनगर पुलिस को एक इत्तला मिली थी कि पुलवामा टाउन में 3 टेररिस्ट एलईटी के छिपे हुए हैं। तो श्रीनगर पुलिस, पुलवामा पुलिस, आर्मी, सीआरपी मिलकर कॉर्डन किया। कॉर्डन करने के बाद मिलिटेंट ने अंदर से ग्रेनेड थ्रो किया, फिर फायरिंग किया। हम रिटेलिएट किए। क्योंकि सिविलियन बीच में फंसे हुए थे इसलिए हम ऑपरेशन को रोक दिए। सिविलियन को पहले इवैक्यूएट किए वहाँ से। फिर आज अर्ली मॉर्निंग में इनकाउंटर रिज्यूम हुआ जिसमें 3 टेररिस्ट मारे गए। एक पाकिस्तानी एजाज, जिसको अबू हुरैरा बोलते एलईटी का, बहुत पुराना कमांडर यहाँ पर श्रीनगर पुलवामा में एक्टिव था, वो मारा गया। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बल का ऑपरेशन लगातार जारी है और इस साल की अगर बात करें तो जनवरी से अब तक सुरक्षा बल ने 77 आतंकियों को ढेर किया है। न्यूज़ 18 के रफत अब्दुल्ला की खबर है कि मारे गए आतंकियों में लश्कर और हिज्ब के कई टॉप कमांडर भी शामिल थे। वहीं पिछले 13 दिनों में सुरक्षा बल ने 16 आतंकियों को ढेर किया। सुरक्षा बल ने 2 जुलाई को पुलवामा में 5 आतंकी ढेर किए, जबकि 7 जुलाई को सुरक्षा बल की 3 जगहों पर आतंकियों से मुठभेड़ हुई, जिसमें हंदवाड़ा में हिज्ब कमांडर मारा गया था। पुलवामा में 2 आतंकी ढेर किए गए और कुलगाम में सुरक्षा बल ने 2 आतंकियों को मार गिराया था। इसके बाद 10 जुलाई को अनंतनाग में 3 आतंकी मारे गए और आज 14 जुलाई को पुलवामा में आतंकियों ने 3 आतंकियों को ढेर किया गया है सुरक्षा बल के द्वारा, जिसमें एक लश्कर का टॉप कमांडर भी शामिल था। सिक्योरिटी फोर्सेस को फिर बड़ी सफलता मिली। हमने पुलवामा सेक्टर में 2 अनआइडेंटिफाइड टेररिस्ट को मार गिराया। ये साफ तौर पर दर्शाता है कि जो सिविलियन पॉपुलेशन है वो बड़े पैमाने पर वायलेंस से फेडअप हो चुकी है। वो एक्शनेबल इंटेलिजेंस सिक्योरिटी फोर्सेस को देती है कि फलाने घर में, फलाने मंजिल में टेररिस्ट छुपे हुए हैं और उस इंफॉर्मेशन के बाद में कॉर्डन लगाया जाता है और उसमें टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किया जाता है। इस साल के शुरू से अभी तक हिंदुस्तान की सिक्योरिटी फोर्स को जबरदस्त सफलताएं मिली हैं। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां भारत पाकिस्तान की सीमा पर अरनिया सेक्टर में एक बार फिर ड्रोन दिखाई दिया है। न्यूज़ 18 के पवन शर्मा की खबर है कि पाकिस्तान की तरफ से आया ये ड्रोन बीती रात करीब 10 बजे भारत की सीमा में 200 मीटर अंदर दिखाई दिया, जिसके बाद बीएसएफ के जवानों ने उस पर फायरिंग की। बीएसएफ की फायरिंग के बाद ये ड्रोन वापस पाकिस्तान की सीमा में लौट गया। बताया गया जिस वक्त ड्रोन बीएसएफ की चौकियों के पास से गुजरा उसमें एक लाल रोशनी देखी गई और इसी के बाद जवानों ने ड्रोन पर फायरिंग की। ड्रोन के जाने के बाद अब पूरे इलाके में तलाशी अभियान चलाकर यह पता लगाने की कोशिश हो रही है कि कहीं ड्रोन के जरिए हथियार या ड्रग्स की खेप भारत की सीमा में तो नहीं गिराई गई। इससे पहले 30 जून को भी इसी सेक्टर में ड्रोन देखा गया था। वही बड़ी खबर एक और आ रही है जम्मू कश्मीर से ही, जहां आतंकी अब खुफिया एजेंसी के लोगों को निशाना बनाने की साजिश रच रहे हैं। न्यूज़ 18 के नीतीश कुमार की खबर कि आतंकी संगठन श्रीनगर, कुपवाड़ा, बारामूला और साउथ कश्मीर में खुफिया एजेंसियों के अधिकारियों के नाम और उनका पता लगाने की कोशिश में जुटे हैं। साथ ही उनके ऑफिस की लोकेशन और उनकी गाड़ियों की पहचान भी की जा रही है। खुफिया एजेंसियों को इस बात की जानकारी एक मोबाइल मैसेज के जरिए मिली। बताया गया कि उर्दू में भेजा गया ये मैसेज खुफिया एजेंसियों के हाथ लग गया, जिससे आतंकी साजिश का पर्दाफाश हुआ। तो एक मोबाइल मैसेज से दरअसल ये पर्दाफाश हुआ कि किस तरीके की ये साजिश रच रहे थे। उसी को लेकर अब तमाम एहतियाती कदम भी उठाए जा रहे हैं, क्योंकि जानकारी ये कि खुफिया एजेंसियों के जो लोग हैं उनको आतंकी इस बार निशाना बनाना चाह रहे थे। उर्दू में एक मैसेज आया जो इन एजेंसियों के हाथ लगा, जिसके बाद ये जानकारी सामने आ रही। तो ये बड़ी आतंकी साजिश जिसका वक्त रहते पर्दाफाश हुआ है। आपको बता दें खुफिया एजेंसियों से जुड़े लोगों को की जासूसी हो रही है, उनकी गाड़ी, उनके घर, सबको ट्रैक करने की कोशिश हो रही है।
तो खुफिया एजेंसी के लोगों को निशाना बनाने की ये साजिश अब आतंकी रच रहे हैं। आतंकी संगठन श्रीनगर, कुपवाड़ा, बारामूला और साउथ कश्मीर में खुफिया एजेंसियों के अधिकारियों के नाम, उनका पता लगाने की कोशिश में जुटे हैं और उनके ऑफिस की लोकेशन और उनकी गाड़ियों की पहचान करने में भी जुटे हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान में धमाका से जुड़ी हुई। बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान में एक बम धमाके में 8 लोगों की मौत की खबर है। मरने वालों में 6 चीन के नागरिक और एक पाकिस्तानी सैनिक है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक यह धमाका उत्तरी पाकिस्तान में हुआ है और एक बस को इसमें निशाना बनाया गया था। तो पाकिस्तान में धमाका हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है पाकिस्तान से, जहां पर एक बम धमाका हुआ, 8 लोगों की मौत की खबर अभी आ रही है। यह भी जानकारी मिल रही है कि मरने वालों में 6 जो हैं वो चीन के नागरिक थे, एक पाकिस्तानी सैनिक था। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक यह धमाका उत्तरी पाकिस्तान में हुआ और एक बस को निशाना बनाया गया और 8 लोगों की मौत। अभी प्राथमिक तौर पर जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक 8 लोगों की जान गई है धमाके के चलते। इससे पहले भी हमने पाकिस्तान में देखा अलग अलग जगहों पर धमाका हुआ। हाफिज सईद, आतंकी हाफिज सईद के घर के 200 मीटर दूर भी एक धमाका हुआ था, जिसमें यह बताया जा रहा था कि सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है, लेकिन अभी जांच उस दिशा में चल रही है। एक और धमाका पाकिस्तान में हुआ, एक बस में बताया जा रहा है ये धमाका हुआ, 8 लोगों की मौत हुई है। बस के परखचे उड़ गए। 6 नागरिक चीन के बताए जा रहे हैं जिनकी मौत हुई है। साथ ही साथ एक पाकिस्तानी सैनिक भी बताया जा रहा है। बस में ये सभी सवार थे। कुछ घायल भी हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्राथमिक तौर पर देखिए उपचार भी उनको दिया जा रहा है। कोशिश ये हुई कि जल्द से जल्द उन्हें निकालकर अस्पताल पहुंचाया जाए, उसका काम भी चला। लेकिन आपको बता दें, जो प्राथमिक तौर पर अभी जानकारी मिल रही है कि बस में दरअसल ये धमाका हुआ, 8 लोगों की मौत हुई। कैसे ये धमाका हुआ ये अभी साफ नहीं है। नीरज हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। नीरज, ये धमाका कैसे हुआ और कितने लोगों की मरने और घायल होने की खबरें हैं? देखिए, कम से कम 8 लोगों की मौत की खबर है, जिसमें चाइनीज इंजीनियर यानी चीनी इंजीनियर जो हैं उनकी संख्या अधिक है। और ये ब्लास्ट अब तक ये नहीं मालूम चल सका है कि रोड साइड, क्योंकि रोड पे काम चल रहा था और उस दौरान ये ब्लास्ट हुआ है, तो रोड साइड ब्लास्ट किया गया था, उससे इनको नुकसान पहुंचा है या फिर बस में ही बम लगाया गया था, इस बात की अभी जानकारी नहीं है। नॉर्थर्न पाकिस्तान के हिस्से में ये पूरी घटना घटी है और पेशावर का इलाका है जो जहां ये घटना घटी है। लेकिन 8 लोगों की मौत की खबर है, कई लोग अभी घायल हुए हैं। इसमें चीनी और पाकिस्तान के लोग मौजूद थे जो एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। डासू डैम है वहां, उस डैम को लेकर प्रोजेक्ट पे ये लोग काम कर रहे थे और उसी दौरान ये ब्लास्ट हुआ। थोड़ा इंतजार करना होगा कि आखिर ब्लास्ट की वजह क्या है। लेकिन एक बड़ी घटना पाकिस्तान में, जिस तरह से विस्फोट की खबरें आती रहती हैं, तो माना जाता है कि कोई भी विस्फोट होता है तो उसके पीछे आतंकी साजिश होती है। लेकिन थोड़ा सा इंतजार करना होगा आखिर इस घटना के पीछे कौन है। बिल्कुल नीरज, तो यानी ये जो घटना घटी है, क्या जानकारी और मिल पा रही है? क्या ये बस जो है वो बस वहीं पर थी, उसमें ब्लास्ट किया गया, या फिर इस बस में ये लोग जा रहे थे? किस तरीके से धमाका हुआ? इसमें कोई दो राय नहीं है। जो अब तक खबरें आई हैं, मीडिया रिपोर्ट्स पाकिस्तान में आई हैं, बस में ये लोग सवार थे। लेकिन जब रोड साइड डैम पे काम होता है तो बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने होते हैं और रोड में पहाड़ी अगर इलाका हो वहां ब्लास्ट करना होता है रोड बनाने के लिए। तो ये अब तक मालूम नहीं चल सका है कि जो ब्लास्ट हुआ है वो रोड साइड, मतलब रोड बनाने के दौरान ब्लास्ट किया गया है कृत्रिम तरीके से, या फिर बस में बम रखा गया था और टारगेट पे चीनी और पाकिस्तानी लोग थे। लेकिन अब तक इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन अब तक जो मीडिया रिपोर्ट्स पाकिस्तान से आई है और हम तक जो अभी तक जानकारी मिले उसके मुताबिक यही है कि 8 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें चाइनीज इंजीनियर अधिक थे। देखिए, इंजीनियर्स की मौत अधिक हुई है क्योंकि ये लोग प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे और पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जहाँ चीनी अधिकारी और इंजीनियर्स काम करते हैं। तो इसी प्रोजेक्ट में यह धमाका हुआ है। ठीक, शुक्रिया नीरज। अब बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली में एक बार फिर मॉनसून के बादल जमकर बरस रहे हैं। कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है, जिससे सड़कों पर पानी भरना अब शुरू हो गया है। एक रोज पहले भी दिल्ली में जोरदार बारिश हुई थी, जिसके बाद कई इलाकों में लंबा जाम लग गया था और आज फिर जब बारिश हुई तो हालात कुछ ऐसे ही बने। कई जगहों पर पानी भर गया, जिसकी वजह से लोगों को दफ्तर,
देर से जाना पड़ा। कई इलाकों में तेज बारिश दिल्ली में हो रही है, तो ऐसे अंदाजा भी लगाया जा रहा है क्योंकि ये मानसून की दस्तक है, तो आने वाले कुछ दिन अभी दिल्ली में ऐसे ही बारिश हो सकती है। लेकिन यहाँ जहाँ एक तरफ गर्मी से थोड़ी राहत निजात मिलती हुई दिखती है, तो वैसे में सड़कों पर जैम के हालातों से लोगों को जूझना पड़ता है, जल भराव की समस्या से लोगों को जूझना पड़ता है। ये दो तस्वीरें भी आपके सामने, दिल्ली में तेज बारिश हुई है और ये दिन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं, लेकिन आपको शाम जैसा मौसम दिखेगा, अंधेरा अंधेरा सा, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। मौसम बहुत सुहावना हो गया है, लेकिन बारिश होने की वजह से लोगों की दिक्कतें इस लिहाज से बढ़ी क्योंकि जैम के हालातों से एक तरफ लोगों को दो चार होना पड़ा, वहीं दूसरी तरफ जल भराव की समस्या भी सामने थी। ऐसे में रास्ता लोग नहीं पार कर पाए, जहां फरते वहीं रुके रहने के लिए मजबूर हो गए। तो कई इलाकों में अभी भी देखिए तेज बारिश दिल्ली में हो रही है, तो मौसम ने करवट जरूर बदली है, मानसून ने दस्तक दी है। जहां एक तरफ लोगों को गर्मी से निजात मिली, वहीं जैम जैसे हालात दिल्ली में पैदा हुए, जिससे दिक्कतें भी लोगों की बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रियंका हमारे साथ दिल्ली से मौजूद है और जावेद भी हमारे साथ मौजूद है। पहले प्रियंका का रुख कर लेते हैं। प्रियंका, किस तरीके के हालात नजर दिखाइए। जी बिल्कुल, आज सदर बाजार में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ आप देखिए बहुत तेज बारिश हो रही है। तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है, लगातार तेज बारिश यहाँ पर होती जा रही है। तो मैं कहूंगी कि आज सदर बाजार में क्योंकि ना वाटर लॉगिंग जैसी कोई समस्या दिख रही है और खास तौर पर ये बारिश तो बाजार के लिए ज्यादा अच्छी है क्योंकि आमतौर पर हमने देखा है कि कितनी ज्यादा भीड़ इस बाजार में हो जाती है। बारिश के चलते आज लोग यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं, तो कोरोना के खतरे से कहें कि बारिश की वजह से राहत भी मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन जिस तरीके से सुबह से धूप थी, बहुत ज्यादा उमस आज मौसम में थी, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा थी और उसके बाद ये बारिश जो अब लगातार हो रही है, इसके बाद तापमान में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। कल की जो बारिश थी उसके बावजूद जो उमस थी वो कम नहीं हुई थी, पर आज जो बारिश अभी यहाँ 1 घंटे से हो रही है उसके बाद ही ठंडक महसूस होनी शुरू हो गई है, ह्यूमिडिटी कम लग रही है। तो ऐसी ही बारिश की दरकार थी दिल्ली वालों को। लगातार दूसरे दिन मानसून की ये बारिश हो रही है, जिसे फिलहाल आप देखेंगे, मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं मार्केट की कि तो किस तरीके से लोग बारिश से बचने के लिए शेड के नीचे खड़े हैं। जो लोग यहाँ से काम के लिए जा रहे थे वो इंतजार कर रहे हैं कि बारिश थोड़ी हल्की हो, थोड़ी कम हो, तो उसके बाद वो यहाँ से आगे के लिए निकले। जगह जगह आप देखेंगे जो काम करने वाले लोग हैं वो भी आपको दिख रहे होंगे कि शेड के नीचे खड़े हैं, एक छाया, अब जो एक जगह जिससे उनको थोड़ी छाया मिल पाए, जिससे बारिश उन तक न पहुंचे, उन जगहों पर तमाम लोग मार्केट के खड़े हैं क्योंकि मौसम बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। सुबह की अगर बात करें, उमस भरी गर्मी थी, उसके बाद जब ये बारिश हुई है तो इसे राहत वाली बारिश कहना गलत नहीं होगा। जी अर्पिता। ठीक है, यानी देखिए दिल्ली में बारिश हो रही है। जावेद भी हमारे साथ मौजूद है, दिल्ली से ही गांधीनगर में इस वक्त मौजूद है। जावेद, वहां पर भी क्या झमाझम बारिश हो रही है? अर्पिता, गांधीनगर की अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, आपको देखकर लगेगा कि दोपहर का वक्त नहीं है बल्कि ये रात जैसी यहाँ पर एकदम लाइटिंग हो रही है, क्योंकि बारिश से आने से पहले यहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा छाया हुआ था और अभी आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से झमाझम बारिश हो रही है और पिछले 20 से 25 मिनट से इसी तरीके से ये बरस रही है। आपको बता दें कि सुबह जिस तरीके से धूप थी उसको देख के लग रहा था कि आज शायद बारिश ना हो, लेकिन अचानक से मौसम ने करवट बदली है और उसके बाद ये बारिश देख सकते हैं। मौसम विभाग ने भी कहा है कि दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में बारिश होगी और अब वो दिखाई भी दे रही है। देखिए मार्केट में पानी आपको भरता हुआ नजर आएगा, वाटर लॉगिंग जैसी अभी स्थिति यहाँ पर नजर नहीं आ रही, लेकिन दुकानदारों के लिए बारिश का मौसम कैसा होता है ये बताइए। कि बारिश तेज आ गई, इधर आइए, और अब मार्केट तो खाली हो गई है, तो किस तरह राहत मिली एक तो गर्मी से और दूसरा मार्केट के लिए ऐसा मौसम कैसा होता है? जी बिल्कुल, गर्मी से बिल्कुल राहत मिली। आप जैसा देख रहे थे कि काफी हफ्तों से इतनी गर्मी हो रही थी, लोगों को दुकान पे बैठने का बहुत मुश्किल हो रहा था। जैसे यहाँ पर एसी इतना नहीं होते मार्केट में, बट लोगों को इतनी तकलीफ हो रही थी और ये बारिश बिल्कुल मतलब अच्छी है, इतना लोगों को थोड़ी राहत देगी गर्मी से। कि सड़क तो साफ हो गई है, जो ग्राहक है बिल्कुल नजर नहीं आ रहे हैं। जी सर, बारिश की वजह से ग्राहक तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे, बट हमें जो गर्मी से राहत मिली है बहुत अच्छा, हमारे लिए अच्छा है। वो अच्छा है, लेकिन आप देखिए अब जरा यहाँ सड़क के किनारों पर आप देख सकते हैं हल्का हल्का वाटर लॉगिंग शुरू हो गया है, क्योंकि जिस तरीके से तेज बारिश हो रही है
ये समझ लीजिए अर्पिता, आज दिल्ली के इलाकों का क्या हाल होने वाला है। कल जब मानसून की पहली बारिश हुई थी, थोड़ी देर के लिए ही और हल्की बरसात हुई थी, तो हमने देखा था कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बड़ी सड़कों पर क्या हाल थे। जो पीडब्ल्यूडी की सड़क है, ये आप छोटी सड़कों का हाल आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पानी भरना अब शुरू हो गया है। यहाँ पर देखिए, ये सड़क की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन बारिश जिस तरीके से बरस रही है, आप समझिए कि आज दिल्ली में जो राहत तो जरूर लोगों को मिलेगी, लेकिन सड़कों पर वाटर लॉगिंग की स्थिति बनेगी जरूर। और लगातार इसी तरह से बारिश की जो प्रेडिक्शन है वो मौसम विभाग ने की है। जी ठीक है, जरा दो तस्वीरें दिखा दें। देखिए, दिन में ही अंधेरा छाया हुआ सा नजर आ रहा है क्योंकि भारी बारिश हो रही है, संभावना ये जताई जा रही थी। लेकिन सुबह से जो धूप खिली थी, उसके बाद संभावना ये दिख रही थी कि हो सकता है आज बारिश ना हो, लेकिन मौसम ने करवट बदला और उसके बाद जरा देखिए, दिल्ली में तेज बारिश हुई है। दिन में ही अंधेरा दिल्ली में छा गया। दिल्ली के सदर बाजार पे इस वक्त हम मौजूद हैं। सदर बाजार दिल्ली की वो बाजार है जहां की 2 मार्केट्स को पहले ही कोविड प्रोटोकॉल पालन ना करने के चलते बंद कर दिया गया है। लेकिन क्या तस्वीरें सुबह की हैं, ये हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले तो आप देखिए किस तरीके से भीड़ यहाँ पर है। कई लोगों ने चेहरे पे मास्क नहीं लगाए हुए हैं, जिनके तो कुल मिलाकर बारिश की वजह से जहां जैम जैसे हालातों से लोगों को जूझना पड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ राहत तो ये है कि जो चिलचिलाती गर्मी थी उससे लोगों को निजात मिली है। और कब से दिल्ली वासी मानसून के आने की उम्मीद जता रहे थे और ये आस लगाए बैठे थे कि जल्द से जल्द मानसून दस्तक दे। मौसम विभाग ने कहा है अगले कुछ दिन दिल्ली एनसीआर में ऐसे ही बारिश हो सकती है, यानी मानसून ने दस्तक दी तो उसके बाद थोड़ी राहत लोगों के चेहरे पर जरूर आई। प्रियंका हमारे साथ मौजूद हैं, जावेद हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त स्थिति दिखाने के लिए। यानी प्रियंका, देखिए, लगातार जो बारिश हो रही है उसके बाद लोगों की समस्याएं भी बढ़ जाती हैं क्योंकि जैम जैसे हालातों से लोगों को दो चार होना पड़ता है। कई जगहों पर पानी भरने की समस्या भी शुरू हो जाती है। वहां पर भी कुछ ऐसी समस्या शुरू हुई क्या? जी सदर बाजार के, क्योंकि मैं अंदर हूं तो यहाँ पर तो ना जाम जैसी स्थिति होगी और ना ही फिलहाल वाटर लॉगिंग होती हुई नजर आ रही है। लेकिन जिस तरीके से आज की बारिश की जो टाइमिंग है वो कल से अलग है। कल सुबह से ही बारिश हो रही थी, जिस वजह से जो ऑफिस जाने वाले लोग थे उनके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन आज क्योंकि बारिश लेट शुरू हुई है, ऐसे में वही लोग इसके शिकार हो रहे हैं जो बाकी कामों के लिए घर से बाहर निकले हैं। बाजारों में जो शॉपिंग के लिए जा रहे थे, जिनको बाकी काम थे, उसके अलावा तो किसी और तरीके की स्थिति नहीं दिख रही। लेकिन इसी तरीके से अगर बारिश लगातार जारी रही तो शाम को लोगों को जरूर आफत हो सकती है जब वो ऑफिस से अपने घर की तरफ जाएंगे। लेकिन मैं तस्वीरें आपको यहाँ सदर बाजार की दिखा रही हूँ। देखिए किस तरीके से लोग अपना बचाव बारिश से कर रहे हैं, क्योंकि जैसा कि हम लगातार बताते आ रहे हैं कि सुबह से ही मौसम नहीं लग रहा था कि बारिश होगी, क्योंकि बहुत ज्यादा उमस थी, पसीने वाली गर्मी थी। जो 2 मिनट आप बाहर खड़े हो और आप पसीने में तरबतर हो जाएं, उस तरह की गर्मी थी। उसके बाद अचानक जो ये मौसम चेंज हुआ है, बहुत ज्यादा राहत मिली है। और मौसम विभाग का कहना है कि बारिश का सिलसिला इसी तरीके से जारी रहेगा। खासतौर पर 17 और 18 जुलाई को दिल्ली में और बेहतर बारिश होगी। तो ये राहत की बारिश जरूर है, लेकिन वो लोग जो सड़कों पर हैं, जो बाहर निकले हैं, वो जल भराव की वजह से या वाहनों की खराब होने की वजह से ट्रैफिक जाम में फंस सकते हैं। ठीक है, अमित सिंह भी इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीपी में मौजूद है। अमित, वहां पर क्या स्थिति है, जरा दिखाइए तस्वीरों में। देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लुटियंस दिल्ली में और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी बारिश हो रही है। और जिस तरीके से मौसम विभाग ने कहा था, संभावना जताई थी कि आज भी थोड़ी बहुत बारिश होगी, तो आज बारिश शुरू हो गई। जिस तरीके से सुबह से उमस वाली गर्मी थी, मैं आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। अब देखिए यहाँ पर तस्वीरों में किस तरीके से जो बाइक पर जो शख्स हैं वो लोग बाइक वाले एंजॉय कर रहे हैं इस बारिश को। वजह साफ है, क्योंकि जिस तरीके से सुबह से ही लगातार उमस वाली गर्मी थी, उससे लोग काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। बीते कल जिस तरीके से बारिश हुई थी, 2 घंटे की अच्छी बारिश हुई थी, उसके बाद टेम्परेचर में गिरावट देखी गई थी। लोग खुद से तेज हवाएं भी चल रही हैं बारिश के साथ साथ। और एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए, ये लुटियंस दिल्ली का हाल है। यहाँ पर किस तरीके से वाटर लॉगिंग की समस्या, केवल 10 से 15 मिनट की बारिश हुई है और उसके बाद यहाँ पर सड़क पे कई जगहों पर इस तरीके से वाटर लॉगिंग की समस्या देखी गई है। लेकिन जब बीते कल हमने देखा था कि 2 घंटे की बारिश हुई थी, 2 घंटे की बारिश के बाद कई जगहों पर दिल्ली वासियों को काफी ज्यादा दिक्कतें हुई थी और कल सुबह ही बारिश शुरू हो गई थी। लेकिन आज राहत की बात यह है लोगों के लिए
कि जब लोग अपने दफ्तरों में पहुंच गए तब जाकर बारिश शुरू हुई है। तो लोगों को जो जाम है, जाम में फंसना नहीं पड़ा, लेकिन जिस तरीके से सुबह से ही उमस वाली गर्मी थी, उस गर्मी से लोगों को जाहिर तौर पर निजात मिलेगा। आज जिस तरीके से बारिश हो रही है, कल भी इसी तरीके से बारिश होगी, हल्की बारिश होगी, आज की तरह कल भी होगी, लेकिन 17 तारीख को हेवी रेनफॉल दिल्ली एनसीआर के लोग महसूस कर सकते हैं। और मौसम विभाग ने एक और बात स्पष्ट किया है कि नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल बारिश जो होती है हर साल दिल्ली में, उससे कम इस बार होगी। 65 सेंटीमीटर हर बार होती है लमसम, उससे कम इस बार बारिश होगी, केवल दिल्ली एनसीआर में ही नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी। तो यहाँ पर एक तरफ मैं आपको तस्वीरें एक बार फिर से दिखाऊं अर्पिता, वाटर लॉगिंग, दूसरी तरफ लोग एंजॉय भी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से स्कूटी चालक इस बारिश में भीगते हुए वो यहाँ पर जा रहे हैं। तो लोग इस सुबह से जिस तरीके से उमस वाली गर्मी थी, उससे लोगों को निजात मिली है इस बारिश के बाद। जी रहिए आप सब साथ। देखिए, तो कुल मिलाकर बारिश जो हो रही है थोड़ी गर्मी से लोगों को राहत जरूर दे रही है। देश के ज्यादातर हिस्सों में इसी के साथ मॉनसून आ गया है। कई राज्यों में तो मॉनसून ने तबाही मचानी भी शुरू कर दी। जरा वैसी तस्वीरें भी देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार जैसे राज्यों में भारी बारिश की वजह से हालात बिगड़ते चले गए हैं। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इसी से जुड़ी 5 राज्यों की तस्वीरें। पहली तस्वीर आप गुजरात के कच्छ की देख रहे हैं, जहां भारी बारिश की वजह से हाईवे पर घुटनों तक पानी भर चुका है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये हाईवे की है, जहां पर घुटने तक पानी भर चुका है। दूसरी तस्वीर जरा आप देख लीजिए, राजस्थान के सीकर की, जहां भारी बारिश के बाद अंडरपास में पानी भर गया, जिसमें 2 बसें फंस गई हैं, आधी डूबी हुई भी नजर आ रही होंगी। तीसरी तस्वीर जरा आप देख लीजिए, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ की, बारिश के बाद लैंडस्लाइड की खबरें वहां से आ रही हैं, जिसके चलते कई मार्गों को बंद करना पड़ा है। वहीं चौथी तस्वीर आप हिमाचल प्रदेश की देख रहे हैं, शिमला की, जहां पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और इसीलिए लोगों से अपील की गई है कि वो अपने घरों से इस वक्त ना निकलें। 5वीं तस्वीर मुंबई की, जहां सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई इलाकों में वाटर ब्लॉगिंग की समस्या जो है वो हो गई है, जलभराव हो चुका है, जिसकी वजह से अब लोगों की दिक्कतें बढ़ती हुई भी नजर आ रही है। वहीं गुजरात के कच्छ में भारी बारिश की वजह से हाईवे पर घुटनों तक पानी भर गया। देखने से ऐसा लगा जैसे सड़क पर कोई नदी बह रही हो। पानी का बहाव जो था वो इतनी तेज था कि लोग उसे पार करने की हिम्मत नहीं जुटा सके। इसका नतीजा ये हुआ कि गाड़ियां जहां तक रुक गई, वहीं पर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। यही नहीं, सड़क पर बहता पानी अपने साथ कई गाड़ियों को बहा कर ले गया। वहीं गुजरात के द्वारिका में तो भारी बारिश के बाद शहर की सूरत ही बिगड़ गई। आफत की बारिश का सामना द्वारिका के लोगों को भी करना पड़ा। मूसलाधार बारिश की वजह से सड़कों पर घुटनों के ऊपर तक पानी भर गया। सड़कों पर पानी भरने से कई गाड़ियां चलते चलते अचानक बंद हो गई, जिसके बाद लोगों को वहां से गाड़ियां अपनी ढकेल कर ले जानी पड़ी। हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखा। सड़क पर पानी भरने की वजह से वहां रहने वाले लोगों को काफी परेशानी हुई। मौसम विभाग के मुताबिक गुजरात के कच्छ, द्वारिका और जामनगर इलाके में अभी बारिश और हो सकती है। साथ ही साथ अगले 3 दिनों के लिए यहां पर अलर्ट रखा गया है। अगली तस्वीर राजस्थान के सीकर की भी जरा दिखा दें। राजस्थान के सीकर में भारी बारिश के बाद अंडरपास की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर पानी भर चुका है और ये बसें वहां पर फंस गई हैं। 2 बस हैं। इन बसों में करीब 35 लोग सवार थे। इन बसों को बाहर निकालने के लिए क्रेन को बुलाना पड़ा है। करीब 1 घंटे की जबरदस्त कोशिश हुई और उन दोनों बसों को आखिरकार वहां से बाहर निकाला जा पाया। अब जरा उत्तराखंड के विकास नगर की तस्वीर देख लेते हैं। एक हैरान करने वाला वीडियो वहां से आया, जिसमें एक आदमी जो है वो एक बड़े से ट्यूब पर बैठकर उफनती यमुना नदी में बहती लकड़ी को पकड़ने की कोशिश करता दिखा। उस आदमी का ये कहना है कि खाना बनाने के लिए उन्हें लकड़ी की जरूरत पड़ती है, इसलिए वो लोग जान जोखिम में डालकर नदी में बहती लकड़ी को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये विकास नगर की तस्वीर, जहां पर इस ट्यूब में बैठकर ये शख्स, आगे जो लकड़ी आपको बहती हुई नजर आ रही होगी, उसके पीछे पीछे ये लड़का नजर आ रहा है और ये लड़का यहाँ बहा नहीं है, दरअसल वो लकड़ी पकड़ने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है ट्यूब में बैठकर।
वहीं हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में आसमान से आफत बरस रही है, जिसे देखते हुए प्रशासन की तरफ से वहां घूमने फिरने के लिए पहुंचने वाले और वहां रह रहे लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की गई। लोगों से नदियों और झरनों के पास न जाने की अपील की गई। बारिश के दौरान लोगों से घरों में रहने के लिए कहा गया ताकि किसी भी अनहोनी को रोका जा सके। मौसम विभाग की तरफ से राज्य में 17 जुलाई तक येलो अलर्ट जारी किया गया। एक दिन पहले धर्मशाला में बादल फटने से बड़ी तबाही हुई थी। इसके अलावा कांगड़ा में पहाड़ी खिसकने की वजह से कई लोग लापता हो गए। बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र के कोल्हापुर से। कोल्हापुर में लगातार बारिश का कहर देखने को मिला। भारी बारिश की वजह से एक इमारत का हिस्सा अचानक गिर गया। इस हादसे में इमारत के नीचे खड़े एक शख्स की जान बाल बाल बची है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आप बने रहिए न्यूज़ 18 इंडिया के साथ।